सी पढ़ रहे थे हम लोग, प्रोग्रामिंग इन सी, और थोड़ा गैप था, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। हमने पढ़े थे डेटा टाइप्स, तो कुछ डेटा टाइप्स के नाम अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर्स, शॉर्ट साइन इंटीजर्स, और ये कितने बाइट्स लेते हैं मेमोरी में। ठीक, तो इसमें ज़्यादातर आपको देखेंगे 2 बाइट्स वाले, फिर आएंगे 4 बाइट्स वाले। और 4 बाइट्स वाला में हमारे लॉन्ग इंटीजर्स, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर्स, लॉन्ग साइन इंटीजर्स, फ्लोट एंड डबल। डबल में हमारा डबल हो जाएगा, तो डबल में 8 का आ जाएगा। उसके बाद लॉन्ग इंटीजर लेता है मेमोरी में 10 बाइट्स। तो ये हैं हमारे मेमोरी एलोकेशंस। इनके बाद कैरेक्टर्स, साइंड कैरेक्टर्स हैं, अनसाइंड कैरेक्टर। कैरेक्टर्स हमारे लेते हैं 1 1 बाइट की मेमोरी स्पेस। सो आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि हम एक छोटे से प्रोग्राम को बनाने की कोशिश। सी के प्रोग्राम्स के लिए कंपाइलर आता है, जिसको हम कहते हैं कंपाइलर ऑफ सी या सी प्लस प्लस का कंपाइलर। तो सी के कंपाइलर में सी की प्रोग्रामिंग की जाती है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है वो भी एक तरह का, जिसमें कई सारी फाइलें होती हैं। उसके अंदर एक इंटरफेस होता है। उस इंटरफेस में हम लोग टाइप करते हैं अपने सी के प्रोग्राम को, और वो पूरे हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट कराता है और हमको उसका आउटपुट दिखाता है। सो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम को लिखा जाता है। ये और ये एस्ट्रिक का साइन कहते हैं और स्लैश का साइन है। एस्ट्रिक और स्लैश के बीच में जो भी लिखा जाएगा ये कमेंट्स कहलाएंगे। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय इनका कोई रोल नहीं होगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होते हैं। ठीक, डबल स्लैश, ये भी क्या है? ये भी कमेंट्स हैं। दिस इज ऑल्सो कमेंट, COMMENT. So all these things are comes under comments. So we in C programming we can write comments in 2 ways. Either put the comment, if you have a multi-line comments, यानी कि अगर आप multi-line comments use कर रहे हैं, तो you have to put them between slash star and star slash. Okay, but in case you have a single line comment, then 2 slash. Now, what is the next line says? Line number 6, stdio.h. ये है, इसका फुल फॉर्म एक्चुअली में होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये प्रोग्राम फाइल क्या होती है, इसको हम अपने प्रोग्राम में कॉल कराते हैं। इस जब हम सी का कंपाइलर डाउनलोड करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। उनमें .h लिखी हुई काफ़ी फाइलें होती हैं, इनको कहते हैं हेडर फाइल्स। इसमें इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम्स में जिनके फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मान लो आपको a प्लस बी निकालना है, तो वो प्लस कैसे हो रहा है वो, या a की पावर 2 निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? a की पावर APOV2। तो इस तरह से बने बनाए प्रोग्राम्स इनके अंदर स्टोर होते हैं, हम इतना समझते हैं नहीं। ठीक है, conio.h, ये 2 फाइलें मोस्टली कॉल की जाती हैं। इसके बाद है 8वां लाइन है, ये void main लिखा हुआ है, एक्चुअली में थोड़ा सा कट गया है स्क्रीनशॉट लेते समय। तो इसको लिखा जाता है VOID, void main, MAIN। मेन के आगे एक ब्रैकेट, इसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस। तो ये एक लिखने का तरीका है। तो एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं, फिर से लिखते हैं, तुम गड़बड़ ना करो। एक ही लाइन में लिखेंगे इसको, void main, मेन को छोटे बड़े ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। इसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे,
अब हमारा सारा जो प्रोग्राम्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट के ऊपर लिखा जाएगा। इसके ऊपर हमारी हेडर फाइल्स हो गई जो हमने कॉल कराई। हेडर फाइल कॉल कराने से पहले हम हैश का साइन लगाते हैं, हैश थिन इंक्लूड करते हैं, उसके बाद इस तरह का ब्रैकेट और इसके अंदर हमारी हेडर फाइल। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वॉइड के अंदर हमारे सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वॉइड मेन के अंदर, और ये यहाँ से बंद हो जाता है। इसके अंदर हम सारे प्रोग्राम्स अपना लिखेंगे। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है नल। तो आगे जाके हम वॉइड कई जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही होती है, तो वहाँ पर हमारा होता है वॉइड। अगला पार्ट खोलते हैं, इसको घुमा देते हैं। अब आओ देखिए, नावेल में आ गया वो कर्ली ब्रेसेस, यानी कि प्रोग्राम ओपन हो गया। हमने कहा था ना प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, ये आ गया 9th नंबर पे लिखा हुआ। अब हमने एक प्रोग्राम बनाया इसके अंदर, पढ़ लेते हैं पहले प्रोग्राम को, फिर समझेंगे। INT ABC, फिर एक कमेंट लिखा हमने। अच्छा, या तो डबल स्लैश में कमेंट लिख देंगे या सिंगल स्लैश में कमेंट लिख देंगे। मल्टी लाइन, सिंगल लाइन कमेंट को तो डबल स्लैश में लिख सकते हैं, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हमको स्टार स्लैश स्ट्रिक एंड स्ट्रिक स्लैश से हम उसको बंद करेंगे। इसमें हम सिंगल लाइन कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कमेंट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम अपने यूज़र्स को, जो हमारे डेवलपर हैं, जैसे आपने कोई प्रोग्राम डेवलप किया, कोई और उसको देखना चाहता है, तो उसको पता चल सके कि इस पर हमने क्या लिखा है, मतलब ये प्रोग्राम करता क्या है। ठीक है, तो हमने लिखा a=5, असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल a एंड b, a=5, b=4। फिर एक कमेंट लिखा, परफॉर्म एडिंग a एंड b, c=a+b, प्रिंट f, और हमने प्रिंट करा दिया। अब समझते हैं इसको फटाफट। तो ये एक और तरीका है सिंगल लाइन कमेंट देने का। ठीक, a=5। अब हमने 3 इंटीजर लिए हैं, a, b एंड c। जहाँ हमने a को 5 असाइन कर दिया है, b को हमने 4 असाइनमेंट दे दिया है, और c को हमने दे दिया है a+b। इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 इंटीजर है, इनका डेटा टाइप। अब हमने शुरू में पढ़ा था डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप में क्या था? डेटा टाइप में एक डेटा टाइप लिया हमने इंटीजर, और इंटीजर में a को असाइन कर दिया, a को भी इंटीजर बना दिया, b को भी इंटीजर बना दिया, c को भी इंटीजर बना दिया। अब तीनों इंटीजर्स हो गए। आपको पता है अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो इंटीजर्स आपस में जुड़ जाते हैं। फिर हमने एक और लाइन ली, c=a+b, यानी कि c में किसको जोड़ना है? हमने a और b का। फिर हमने इसका आउटपुट देखना है। आउटपुट देखने के लिए इसमें एक इनबिल्ट कमांड होती है, प्रिंट f, प्रिंट f, PRINT f, प्रिंट f, ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में। जो चीज हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं वो चीज हमारी वैसे ही प्रिंट हो जाएगी। ठीक, और C क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हमने, देखोगे आप ध्यान से, तो वेरिएबल को हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा है। ये देखिए, तो वेरिएबल को डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका हमने आउटपुट देखना है। अब हम यहाँ पर से इन्होंने क्या लिखा है? stdio is a file name enclosed in the bracket. The whole statement tells us that the compiler will take a text from stdio and stick it to the code before the source code is compiled. This is the start of the main function. हो गया start. The value a and b assign हो गई है c को, and one such value is printf. एक और वैल्यू है printf। ये सब कहाँ डिफाइंड है? ये सब, ये जो हम stdio.h और ये जो फाइल हम कॉल कराते हैं, इसके अंदर पहले से ही एक फंक्शन बना हुआ है, क्या? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब क्या है? प्रिंट एफ एक फंक्शन बना हुआ है इन जो हेडर फाइल्स हैं उसके अंदर, इसीलिए इनको कॉल करना जरूरी होता है stdio को। तो वो प्रिंट एफ का काम क्या है? हमारी स्क्रीन में, हमारा प्रिंटर में प्रिंट कराना नहीं है, ध्यान रहे। प्रिंट एफ का मतलब होता है कि वो हमारी स्क्रीन में डिस्प्ले करा देगा। %d, अब उसके अंदर हमने देखा था कई चीज़ें लिखी थी इसमें। %d का मतलब होता है प्रिंटिंग फॉर
इंटीजर वैल्यू, परसेंटेज एफ लिखेंगे अगर तो फॉर प्रिंटिंग रियल वैल्यूज, %c लिखेंगे तो फॉर प्रिंटिंग करेक्टर वैल्यू। तो हमारे केस में क्या है, हम लोगों को क्या प्रिंट करवाना है, इंटीजर वैल्यू करवानी है, तो हम क्या लिखेंगे %d। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें कोड आता है /n। /n हमेशा याद रखेंगे न्यू लाइन के लिए होता है। जब भी हमको कोई चीज़ प्रिंट करानी है और जो प्रिंट करानी है वो न्यू लाइन में करवानी है, एक लाइन नीचे करवानी है, तो हम उसमें /n का यूज़ करेंगे। इट विल टेक द कर्सर टू द न्यू लाइन और वहाँ पर जो भी हमको प्रिंट करवाना हो ठीक करेंगे। उसके बाद हम ब्रेसेस जो हमने ओपन करे हुए हैं क्लोज कर लेंगे। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बात का ध्यान रखना है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेसेस का यूज़ होता है, चाहे वो कर्ली ब्रेसेस हों या पैरेंथेसिस वाले हों या बड़े ब्रैकेट्स वाले ब्रेसेस हों, इन सब को जितने ओपन होते हैं उतने ही क्लोज भी होने चाहिए। कमेंट्स बहुत ज़रूरत नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया, बट कमेंट क्या होता है, एक प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। रीडेबिलिटी को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी और को प्रोग्राम लिख के दे देंगे तो वो भी इस प्रोग्राम को आसानी से समझ पाएगा। वापस जाते हैं पिछले पेज में। पिछले पेज में हमने क्या था, INT ABC, लास्ट लाइन में देख लेते हैं /n। /n का मतलब क्या हो गया, कर्सर न्यू लाइन में जाएगा, एडिशन फ्रॉम a + b इज, ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। %d का मतलब क्या होगा, इंटीजर को प्रिंट करने के लिए है, और सीख देगा हमको आंसर। ठीक है, आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिसीविंग इनपुट इन द अबव प्रोग्राम्स वी हैव असाइंड 5 and 4 टू द, अभी हाँ रिसीविंग इनपुट्स। रिसीविंग इनपुट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसीविंग एन इनपुट। रिसीविंग इनपुट का मतलब है हम इनपुट टूल्स, अब हम आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें अपना कंप्यूटर में, इनपुट टूल्स एंड आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस such as keyboards, mouse. Output devices as printer, fax, all these are output devices. Monitor, screen, so all these are output devices. So what is an input device? तो यहाँ पर भी क्या है, रिसीविंग इनपुट। इसका मतलब क्या है, अभी हमारे जो पिछला प्रोग्राम था, the last program, what we have already assigned a value in the program 5 and 4, but this is not our requirement. What should be our requirement? Suppose we want to make a calculator for adding only. So if you want to make a calculator, we have to input the values. How we will input the values? By the help of keyboard. So our program should be able to receive these input values. हमारे प्रोग्राम में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकें, और वो जो कीबोर्ड से इनपुट लेंगे उनको हम A और B में असाइन कर देंगे और C हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो रिसीविंग इनपुट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है scanf। इट इज a standard library function of C. This function will accept from user and stored in a particular user defined variable. तो scanf क्या करेगा, scanf यूजर से इनपुट लेगा और हमने जो वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं उनमें उसको लगा देगा। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।